सुबह के 5 बजे हैं। शहर अभी सो रहा है, लेकिन वो जाग चुके हैं। चूल्हा जलाते हैं, जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं और 2-4 सूखी रोटियां कपड़े में लपेटकर 8 बजे तक काम पर पहुंच जाते हैं। फिर शुरू होती है 12 से 14 घंटे की कमर तोड़ मेहनत। शाम नहीं, रात 8 या 9 बजे तक, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा समय तक। लौटते हैं, फिर खाना बनाते हैं, थोड़ी सफाई, सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद, और ये सिलसिला रोज चलता रहता है, बिना छुट्टी, बिना राहत के। महीने के सिर्फ 12 या 13 हजार रुपये में। जरा सोचिए, जब गैस सिलेंडर की कीमत 5 गुना बढ़ जाए तो क्या ये सूखी रोटियां भी नसीब होंगी? यही वो पल था जब कुछ मजदूर गांव लौट गए और बाकी ने फैसला किया कि अब और नहीं, और वे उतर गए सड़कों पर। सवाल यह है, क्या मजदूरों का अपने हक के लिए खड़ा होना इतना बड़ा अपराध है? क्यों हर आंदोलन को देश विरोधी बताने की कोशिश होती है? किसानों को खालिस्तानी कहा गया और अब मजदूरों को पाकिस्तान समर्थित और नक्सल। इस वीडियो में हम तथ्यों के साथ समझेंगे मौजूदा मजदूर आंदोलन का पूरा सच और जानेंगे कि ये आंदोलन कितना बड़ा रूप लेने जा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सच शायद आपकी सोच से भी ज्यादा गहरा है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। क्या आपको भी लगता है कि जीने लायक मजदूरी की मांग करके मजदूर अपराध कर रहे हैं? नहीं ना? लेकिन सरकार ऐसा ही मानती है, इसीलिए सरकार ने इस तरह की मांग करने वाले सैकड़ों मजदूरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मजदूरों के हित के लिए काम करने वाले कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और लेखकों को भी जेल में डाल दिया गया है। आरोप वही पुराने, पाकिस्तान से कनेक्शन, अर्बन नक्सल, देश को कमजोर करने का प्रयास। चलिए मान लेते हैं कि गिरफ्तार किए गए सत्यम वर्मा और आदित्य आनंद जैसे अन्य लोग नक्सल समर्थक हैं। यह भी मान लेते हैं कि उनके पाकिस्तान से संपर्क हैं। तो भाई इन्हीं आरोपों में गिरफ्तार करते ना। ये क्या बात हुई कि वे मजदूरों को भड़का रहे थे इसलिए गिरफ्तार किया है? यदि वे ऐसा कर रहे थे तो भी सवाल आप पर ही उठता है कि आपने मजदूरों के सामने ऐसी परिस्थितियां ही क्यों आने दी कि उन्हें किसी पाकिस्तानी एजेंट या किसी नक्सली के बहकावे में आ जाना पड़ा। मजदूरों का यह आंदोलन किस तरह से एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैलता जा रहा है, इस पर बात करने से पहले हमें जान लेना जरूरी है कि आखिरकार मजदूरों की मौजूदा हालात क्या हैं और वे क्या मांग कर रहे हैं। मौजूदा आंदोलन कहां से शुरू हुआ, इस पर भी बात करेंगे। वैसे तो हमारे देश में मजदूरों की स्थिति कभी भी संतोषजनक नहीं रही, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी स्थिति बदतर हुई है। पहले कारखानों में मजदूर यूनियनें हुआ करती थी। हाल के सालों में सरकार ने इन यूनियनों को अस्तित्व विहीन कर दिया है या सरकार समर्थक बना दिया है। यही वजह है कि लगातार बढ़ती महंगाई और पिछले 10-12 सालों से मजदूरी में कोई बढ़ोतरी न होने के बावजूद हाल के सालों में कारखाना मजदूरों का कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। मजदूर रूखा सूखा खाकर बिना छुट्टी के हर रोज 12 घंटे तक काम करते रहे, मात्र 12 से 13 हजार रुपये महीना वेतन में। इस बार भारत सरकार की अमेरिका परस्त नीतियों के कारण देश में गैस का जो संकट पैदा हुआ, उसने सबसे पहले इन्हीं मजदूरों को प्रभावित किया। जिस छोटे गैस सिलेंडर में मजदूर खाना बनाते हैं आमतौर पर, उसकी कीमत 4 से 5 गुना बढ़ गई। इस स्थिति में मजदूरों के मुंह का रूखा सूखा निवाला भी छीन लिया। ऐसे में कुछ मजदूर शहरों से अपने गांव लौट गए और बाकी सड़कों पर उतरने लगे। फरीदाबाद, गुड़गांव, बरौनी, पानीपत, मानेसर से होता हुआ मजदूरों का आंदोलन नोएडा तक पहुंच गया। अलग अलग सेक्टर और राज्यों में अचानक
मजदूरों की अगुवाई में हड़तालों की एक सीरीज शुरू हो गई। एक खास बात, हड़ताल करने वाले ये मजदूर कारखानों के कर्मचारी नहीं थे, इनमें ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट मजदूर थे। इस हड़ताल में न कोई फॉर्मल लीडरशिप थी, न यूनियन के निर्देश, और तो और इन लोगों के पास आंदोलनों का कोई अनुभव भी नहीं था। बस भूख इन्हें सड़कों पर ले आई। अब तक जहां भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, हर जगह अपने आप हुए हैं स्वतः स्फूर्त, बिना किसी बाहरी नेता और ट्रेड यूनियन के। और जिन सेक्टर के मजदूर मुख्य रूप से इन हड़तालों में शामिल हुए हैं, वे हैं पेट्रोकेमिकल, पावर प्लांट, स्टील, सीमेंट, कपड़ा उद्योग, कोयला, इंजीनियरिंग, पेंट, उर्वरक, रसायन, खनिज और ऐसे ही दूसरे क्षेत्र। मांगों की बात करें तो लगभग सभी संघर्षों में मांगे एक जैसी हैं। 8 घंटे का कार्य दिवस, वेतन वृद्धि, 2 गुनी दर पर ओवरटाइम, सवैतनिक अवकाश, ईएसआई, पीएफ सुविधा, हर महीने एक तय तारीख पर वेतन भुगतान, कार्यस्थल पर सुरक्षा, पीने का पानी, शौचालय और ऐसी ही बुनियादी सुविधाएं। तो अब सवाल ये है कि इन सामान्य और जरूरी मांगों में पाकिस्तान और नक्सल कनेक्शन ढूंढने के बजाय क्या इन जायज मांगों को पूरा करने की दिशा में काम नहीं किया जाना चाहिए? नोएडा का आंदोलन हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चित रहा। इसी के चलते सत्यम वर्मा और आदित्य आनंद जैसे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल को एक के बाद एक कारखानों के मजदूर हड़ताल करके प्रदर्शन में शामिल हो गए। खुद पुलिस कहती है 40 से 45 हजार मजदूर रहे होंगे। इनमें कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियों और दूसरी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के मजदूर शामिल थे। जब तक पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने सख्ती शुरू नहीं की, तब तक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे थे। लेकिन इस बीच मजदूरों के नाम से बने तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में भड़काऊ बातें आने लगी। आश्चर्यजनक रूप से इनमें पुलिस वाले भी थे, जिनके हैंडल से इस तरह की बातें, भड़काऊ बातें कही गई। ऐसे कई साक्ष्य सामने लाए गए हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि कहीं मजदूरों की हड़ताल को बदनाम करने की नीयत से नोएडा में हिंसा तो नहीं करवाई गई थी। जो भी हो, मामले की जांच हो तो बात सामने आए। लेकिन इस सरकार में पुलवामा और पहलगाम के आतंकी हमलों की जांच नहीं हुई तो नोएडा हिंसा की जांच क्यों ही होने लगे? यह तो हुआ है कि नोएडा में हिंसा हुई या करवाई गई। मजदूरों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। कई फैक्ट्रियों में अभी भी प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाया है। बीजेपी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों को शांत करने के लिए अपनी पुरानी वाली जानी पहचानी नीति अपनाई। कुछ चलताऊ टाइप की घोषणाएं की गई, मजदूरी बढ़ेगी ये सो, लेकिन मजदूर नहीं माने। यही इरादा भी था ताकि इसकी आड़ में मजदूरों का दमन किया जा सके। सैकड़ों मजदूर हिरासत में लिए गए। सरकार ने कहा और मीडिया ने फैलाया, पाकिस्तान की साजिश, देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास, आर्थिक तंत्र को बिगाड़ने का मंसूबा। अरे भाई, मजदूर जो जीने लायक वेतन और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, दे दो ना। फिर किसी पाकिस्तानी या किसी नक्सली की क्या औकात कि मजदूरों को सड़कों पर उतार लाए। यूपी सरकार ने जिस तरह दमन किया, उत्तराखंड की सरकार भी उसी राह पर है। लाल कुआं में एक कंपनी के कर्मचारी कल प्रदर्शन करने उतरे तो उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया गया। पुलिस वालों की सामने दादागिरी चल रही है। देखो पुलिस वालों की दादागिरी। ये देखो पुलिस प्रशासन की दादागिरी देखिए। इस बार की हड़ताल के पैटर्न को देखेंगे तो यह किसी एक क्षेत्र या किसी एक कारखाने की हड़ताल जैसी नहीं है। नोएडा की घटना अचानक अलग थलग होकर सामने नहीं आई है। माना जाता है कि मानेसर के मजदूरों के संघर्ष ने नोएडा के मजदूरों को प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया।
बरौनी, पानीपत, सूरत, लुधियाना, भिवाड़ी, लाल कुआं से मानेसर तक में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों का मार्च। खास बात यह है कि यह हड़ताल हर जगह अपने आप शुरू हुई। केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस हड़ताल को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, ऐसा लगता है। तमाम गिरफ्तारियां इसका सबूत हैं। दरअसल इस हड़ताल की मुख्य मांग 8 घंटे का कार्य दिवस है, जबकि मोदी सरकार लगातार कार्य दिवस 12 घंटे बनाने के प्रयास कर रही है। खुद केंद्र सरकार ने मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को बेदखल करने के लिए 3 लेबर कोड लागू किए हैं, जिनकी आड़ में मजदूरों से 12 से 14 घंटे तक काम लिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जा रहा है। कुछ राज्यों की बीजेपी सरकारों ने अपने स्तर पर कानून बनाकर 10 से 12 घंटे का कार्य दिवस लागू भी कर दिया है। ऐसे में मजदूर 8 घंटे काम की मांग करने लगे हैं। मौजूदा सत्तासीनों की एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि हड़ताल की चपेट में एनटीपीसी जैसे सरकारी उपक्रम तो आए ही हैं। रिलायंस वाले सेठ की आलोक इंडस्ट्री, अडानी की एसीसी सीमेंट, बिरला ग्रुप का अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां भी आ गई हैं। यहां दिखाई दे रहा भारत का नक्शा बता रहा है कि यह हड़ताल कहां कहां तक फैल गई है। यह नक्शा मुझे वेब पोर्टल जीरो ग्राउंड पर मिला है। नक्शे में 18 अप्रैल तक का अपडेट दिया गया है। सरकार बेशक इन हड़तालों को और प्रदर्शनों को देश विरोधी, पाकिस्तान समर्थक या नक्सल प्रेरित कहती रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि हाल के सालों में मजदूरों को जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया है, वहां ये सब तो होना ही था और अब यह सिलसिला और आगे बढ़ने के पूरे आसार हैं, क्योंकि यह संघर्ष तेजी से एक प्लांट से दूसरे प्लांट, एक औद्योगिक क्षेत्र से दूसरे औद्योगिक क्षेत्र में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फैल रहे हैं और हर जगह इन संघर्षों का नेतृत्व ठेका मजदूर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता कोलिन गोंजाल्विस ने इस हड़ताल को लेकर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुनते हैं। आज एक ऐसे वक्त में हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं जबकि पूरे देश में, देश के कई औद्योगिक क्षेत्रों में ठेका मजदूर बड़े स्तर पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। 2 अप्रैल को मानेसर से शुरू हुआ ठेका मजदूरों की हड़तालों का यह सिलसिला मानेसर की दर्जनों फैक्ट्रियों से होता हुआ नोएडा पहुंचता है और नोएडा की भी दर्जनों फैक्ट्रियों के मजदूर अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग के साथ सड़कों पर आते हैं। इसके बाद मजदूरों का ही लहर फरीदाबाद, राजस्थान के भिवाड़ी, मध्य प्रदेश और अब उत्तराखंड के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में भी पहुंच चुका है। 2 अप्रैल से अब तक 200 से भी अधिक कंपनियों के ये ठेका मजदूर अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। ओवर टाइम का कानूनन 2 गुनी दर से भुगतान किया जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। साप्ताहिक छुट्टी की मांग कर रहे हैं और अन्य कानूनी सुविधाओं की। मतलब उनकी जो मांगे हैं सो सब की सब बुनियादी और कानूनी मांगे हैं, उससे अधिक बढ़कर कुछ नहीं। यहां सबसे पहले जिस बात को हम रेखांकित करना चाहते हैं वो ये कि वो इन 200 से अधिक कंपनियों के जो ठेका मजदूर सड़कों पर उतरे हैं, इनकी संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। तो
सबसे पहला सवाल तो यह बनता है कि जब फैक्ट्रियों में जो कोर वर्क है, जो मशीनों पर काम है, जो पावर से होने वाला काम है, उस पर ठेके के तहत मजदूरों को नियोजित करना ही गैर कानूनी है। तो इतनी बड़ी संख्या में ये फैक्ट्रियों से लाखों की संख्या में ये ठेका मजदूर आए कहां से? स्पष्ट है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों में, इन देशी विदेशी कंपनियों में बड़े पैमाने पर श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर मशीनों पर कोर वर्क में ठेके के तहत मजदूरों को नियोजित किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर गैर कानूनी श्रम अभ्यास, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस चल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धरना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग जरूर दीजिए। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड भी है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।